बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं एहसान नाज प्रोग्राम सियासत बखैर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। पाकिस्तान जिस गर्दाब में, जिस भंवर में फंसा हुआ था, हुक्मरानों का ये दावा था कि अगर ये 26वीं तरमीम हो जाए तो इससे मसाइल हल होंगे। तो ये कल हो गई है और बड़ी अक्सरियत से उन्होंने जैसे भी मेंबरान असेंबली को पकड़ा, सेनेटर को पकड़ा, उन्होंने बड़ा बिल पास कर लिया। तो अल्लाह करेगा मुल्क में दूध की नहरें और शहद की नहरें बह जाएँ और तमाम तर कवानीन जो वो दुरुस्त हो जाए। इनके मर्ज़ी के जज हों, इनके मर्ज़ी का इलेक्शन कमीशन हो, इनके मर्ज़ी के सारे मामलात हो और ये फ़ैसला आने से पहले इनको पता हो कि इसका फ़ैसला क्या होगा। तो इन सारे मौज़ूआत पर बात करने के लिए मैंने आज दावत दी है जमात इस्लामी के मुक़्तदर रहनुमा है जनाब फरीद अहमद पराचा साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर की मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं मोहतरमा ज़ेबा नाज़ साहबा। मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। और तीसरे हमारे साथ मेहमान होंगे मुनव्वर अंजुम साहब जो पाकिस्तान पीपल पार्टी के सदर और बिलावल के तर्जमान हैं। मैं उनको भी अपने प्रोग्राम में खुशामदीद करता हूँ। ज़ेबा नाज़ साहब आप ये बताएं कि ये कल जो तरमीम पास हो गई है जी, इसके अच्छे असरात मुरतब होने चाहिए और जो पाकिस्तान के मसाइल हैं, जब ये हुक्मरान ये कहते हैं ये तरमीम पास होने दो हम इसको हल, क्या आप ये देख रहे हैं कुछ मामला हल हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहसान साहब शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी। आप देखें शंघाई कॉन्फ्रेंस थी, ये चोर मचाए शोर वाला मसला इनका शुरू हो गया हुआ है। बार बार जब ये अतात आरड आके और राना सनाउल्लाह, उज़मा बुखारी और जी ख्वाजा आसफ, ये सारे आके जितने भी इनके वज़रा थे, जब ये आके गर्दान नापते थे और कहते थे कि हमारे नंबर पूरे हैं, हमें कोई मसला नहीं है, तो साफी इनसे पूछते थे कि अगर आपके नंबर पूरे हैं तो आप करें काम, आप बिस्मिल्लाह करें जिसके पीछे लगे हुए हैं। और ये मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास बार बार जाने का इनका क्या मतलब था? और फिर कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि इनका ये मकसद पूरा हो ही नहीं सकता था। ये तस्करा करना और बात है कि सेनेटरों को इन्होंने डराया धमकाया, अपने पास रखा हुआ था। और ये तमाम सेनेटर जो हुक्मरान कौमी असेंबली जो को ले लो, जी और को ले लो जिसको, वो अचानक छाता बरदार की तरह कौमी सेनेट में उतरे और उन्होंने आके वोट कास्ट किया। वो इससे पहले कानून साजी का बनी हुई थी कि कोई जमात का बंदा दूसरी जमात को वोट नहीं डाल सकता। इन्होंने पहले सारे कवानीन पूरे किए कि हमें वोट डाल सकता है, ये कानून पहले पास करवा दिए और फिर उनको लाके उनसे वोट लिया। ये सिर्फ वो काला कानून लाना चाहते हैं कि हम खाएं तो मीठा है, दूसरा खाए तो कड़वा है, क्योंकि हमारी तरफ हर रास्ता आना चाहिए। जैसे ये मंजरे आम पे जो हो रहा है कि जब हुकूमत में आते हैं ये अपना लोहा सीमट सरिया सीमट मुर्गी, इनके जो अपने काम है वो रूज पे चले जाते हैं। और जो गरीब आदमी इस्लाम फैसलाबाद का देखें, फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, लूमें बंद पड़ी हैं, कारोबार नहीं है, रोजगार नहीं है, ये सारे तबके को कौन देखेगा? क्योंकि ये अपने से निकलेंगे तो कोई और काम होगा ना। और ये आज की बात नहीं है, ये पिछले 40 साल से ये जब हुक्मरान बनते रहे, 5 साल पहले पीपल्स पार्टी और 5 साल इनके ये बहन भाइयों का पहले चलता रहा, फिर भाई भाई बन गए, अब आगे औलादों में ये चीजें आ गई, ट्रांसफर हो गई हैं। और औलादों ने आके आपने देखा कि मरियम साहबा आई, उन्होंने आते कैसा माहौल बना दिया कि वो हिटलर नाम भी मेरे ख्याल से कम है जो इस बीबी को देना चाहिए। लेकिन इस बीबी ने आते सार मुल्क को उस तबाही के नीच पे ले आया कि नाकाबिले बर्दाश्त हो गई हर चीज। महंगाई को देख लें, इन्होंने गंदम ना परचेज की, वो किसानों को देख लें, वो आज भी रो रहे हैं। अब कपास उड़ पड़ी है, कपास बनना शुरू हो गई है, कपास को कौन खरीदेगा? अब लोगों ने बाहर से धागा मंगवाना शुरू कर दिया सस्ते दामों में।
उनको पता है हमारी कपास उस तरीके से नहीं बिकेगी, क्यों कि हमारे हुक्मरान तो बाहर से गंदी गंदम मंगवा लेते हैं। ये किसान दुश्मन हुकूमत है, ये किसान दुश्मन हुकूमत है, ये अवाम दुश्मन हुकूमत है, और इनका जो मद्दे नजर है वो सिर्फ अवाम को रोलना है, अवाम को सजा देनी है कि आपने हमें वोट नहीं दिया इसलिए हम आपको रिलीफ नहीं देंगे। जो नवाज शरीफ कहते थे कि ये ना हो कि हम खड़े हो और हमारी बैग खाली हो, तो जब वो पीछे मुड़ के देखते थे तो उनके पीछे कोई नहीं होता था, तो वो सीधा लंदन की फ्लाइट टिकट पकड़ते थे और लंदन चले जाते थे। और इस दफा भी ये भी कानून पास इन्होंने करवाने के लिए कल आए वहां पे इजलास में, और उन्होंने आके अपना वही गर्द रू जो इनका बेसिकल काम था वो किया और आके अभी ये चले जाएंगे। बेसिकल मकसद इनका पाकिस्तानी अवाम को लूटना है और पाकिस्तानी अवाम को लूट के अपने सरे महल बनाने हैं। और क्या नवाज शरीफ ने इस तरह कोई लूटा है? नवाज शरीफ ने आगे बेटी को कर दिया। शहबाज शरीफ है, पूरा खानदान तो उन्हीं का है। अगर वो मंजरे यहाँ पे नहीं है तो इससे क्या फर्क पड़ता है सांसद साहब? पूरा घराना उनका, पूरी फैमिली उनकी है, तो इसमें क्या फर्क पड़ता है नवाज शरीफ है या नवाज शरीफ का भाई है या उसकी बेटी है आगे से या भतीजे हैं उसके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे ख्याल से ये पीछे बैठ के ज्यादा वजनदार हो गया नवाज शरीफ, क्योंकि लूटना आसान है। बेटी का नाम आएगा, शहबाज शरीफ का नाम आएगा और नवाज शरीफ का नाम कोई नहीं ले सकेगा, इसलिए ये उसके लिए ये आसानी है। मैं अरफान शेख साहब को अपने प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। तो अरफान शेख साहब, आप ये बताएं कि इस वक्त जो वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहब हैं, और इससे पहले उनके चचा थे, उससे पहले उनके वालिद थे, ये खानदानी तौर पर इनमें वो आई है ना सारी चीज़ें। क्या खानदान शरीफा जितने भी अच्छे काम किए हैं आप भी उनका हिस्सा रहे हैं, उनके दौर में आप रहे ना सारे। अब ये कंटिन्यूटी है, ये उससे बेहतर है या उससे बदतर है या उससे इसको अच्छा होने की जरूरत है? अब तो जी ये जो है ना, जो आपने बात कही है वो बिल्कुल दुरुस्त है। मैं इसको कैटेगोरिकली साबित करूंगा कि ये अब मुल्क वो वाला मुल्क नहीं रहा, ये टाइटैनिक जहाज जी वो बन गया। अच्छा, तो इसमें कोई ना कोई असूल है, ना कोई असूल परस्ती है, ना कोई कंट्रोल है। इसकी बागें जो हैं वो कहीं और से हिल रही हैं। अच्छा। ये सब कठपुतली है बन गए हैं। मैं हैरान हूं कि जो पावर्स हमें मिला करती थी उस जमाने में, मैंने खुद एज ए वजीर आला माना टीम, मेरे थे चेयरमैन मेजर शाह नवाज बदर, तो मुझे एक काम सौंपा गया कि भी आपने रिकवरी करनी है और करके लाके देनी है। मैं सोच में पड़ गया कि एक दिन में मैं कैसे रिकवरी कर लूंगा, वो भी मैं बताता हूँ। मैंने लैब को लिया, शेख एजाज साहब थे, MPA थे हमारे उधर सियालकोट के, मैंने पिट लगाया, पिट के नीचे से जो बजरी निकली वो जेहलम की, और जो एस्टिमेट मैंने निकाला तो वहां पे दर्ज गई कि मारगला की 47 रुपए मारगला की पेमेंट कर दी गई। जो भी इंजीनियर आया वो करता चला गया, और मैंने जब माइन्यूटली स्टडी किया तो मैंने उसी वक्त मैंने कहा ये डिफरेंस है 20 रुपए वाली बजरी जो वो डाल रहे हो। तो इतने में फौरन से पहले उन्होंने कहा जी हमें माफ कर दें। हमें ये सहूलत थी कि अगर गवर्नमेंट कोई रिकवरी, गवर्नमेंट का लॉस टू द नॉट एक्सचेकर ऑफ द गवर्नमेंट, अगर ये हो जाता है तो कोई बात नहीं, आप रिलीफ दे सकते हैं, ताकि मुजरिमों को यही सजा काफी है, आगे से वो देखभाल करके चलें। तो ये था उस वक्त का। अब जो है, अब आपने देख ही लिया, अब तो घर में चोरियां हो रही हैं। मेरे अपने घर में 1,45,00,000 रुपए की रिकवरी जो है वो पुलिस खा गई। अच्छा। मेरे पास ऑथेंटिक सबूत है। मैं कहता हूं जहां से मर्जी ले आए। मैं खुद इंटेरोगेशन ऑफिसर वजीर आला माना टीम था, मैंने फौरन ही अपनी नौकरानी का डेटा जो था, कॉल डेटा CDR उसको बोलते हैं, वो मालिक जो उसने लगवाया था 1 हफ्ता पहले, तो इस बात को भी 6 महीने हो गए। मैं रोला डाल रहा हूं, वो तफ्तीशी पकड़ के उनसे सारा कुछ खा गया। मैंने दरखास्तें दी, मेरे घर एक गाड़ी आती है, वो गाड़ी में कुछ आदमी आते हैं, वो कहते हैं जी आपकी तफ्तीशी जो है वो रकम ले गया हुआ है। ये जो आपकी नौकरानी थी उसकी सहेली थी सिमा बेबी, ये उनके घर पहुंचे हैं, माली ने इंकशाफ कर दिया है। अब ये सारी चीजें अप्रूव्ड हैं, इसके बावजूद मैं RPO साहब को कहता हूं कि ये कोई आम सी चोरी
نہیں ہے جو قتل و غارت کے لیے جیو فینسنگ ہوتی ہے وہ کروا کے دے. میں زبردستی جیو فینسنگ کروانے میں کامیاب ہو جاتا ہوں. تو دیکھیں جی وہی جو ڈیٹا نکل آتا ہے جو کہ قتل و غارت میں مجرم کو پکڑنے کے لیے ہوتا ہے, وہی نوکرانی میرے مالی کے ساتھ وہاں پہ پہنچ جاتی ہے. تو اب بتائیں کہ دیر از سفیشینٹ گراؤنڈ ایویڈنس. میں اس ملک کا انٹیروگیشن آفیسر پنجاب کا رہا ہوں, اور میں نے جب ثابت کر دیا, اب وہ پولیس والے جو ہیں وہ ریکوری کھا گئے ہیں. جو چھتر مارنے والا ہے اس نے جی بتائیں کیونکہ ریکوری وہ پولیس نے کی ہے, وہ کس طرح ریکوری آپ کہتے ہیں ہوئی, وہ کھا گئے. جی بالکل, یہ اچھی بات ہے. ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ سی سی ٹی وی کیمرے ہم نے صحیح کروا لیے, اس وقت خراب تھے. جب صحیح کروائے تو ہمارے گھر میں ایک گاڑی آتی ہے, ساتھ 2 موٹر سائیکل والے آتے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ آپ کے مالی نے ایڈمٹ کر لیا ہے. وہ ایڈمٹ جو ہے نا اس کا میرے پاس اس کی اسٹیٹمنٹ موجود ہے, وہ میں نے آپ کو بھیج دیے, وہ اس کے ساتھ چلائے. اس میں مالی کہہ رہا ہے جی کہ میں نے کیا ہے یہ کام اور میرا اس میں حصہ بنتا ہے. بڑا بریولی وہ بیان دے رہا ہے. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ ریکوری آپ کہتے ہیں ہو گئی ہے. ہاں جی, ریکوری کا کس طرح آپ ثابت کریں گے کہ وہ ہوگی اور وہ آپ کو نہیں دے رہے؟ ہاں جی, ریکوری کا یہی, جب کہ وہاں پہ جو آئے ہیں وہ آدمی, ان کو پولیس والے نہیں پکڑ سکے. میری مسز وہاں پہ تھانے میں بیٹھی ہوئی تھی, انہوں نے ایک آدمی کو جو سپورٹر تھا اس کا مالی کا بن کے آیا ہوا تھا, اس کو پکڑ لیا. اس نے کہا بھی تم ہمارے گھر آئے تھے, تم نے یہ بات کہی تھی. اس نے کہا جی بالکل میں نے کہی تھی. اس کے بعد سے پولیس والوں نے اس کو غائب کر دیا. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ریکوری پولیس والے لے گئے. کیسے لے کے نہیں گئے؟ پھر جو چھتر مارنے والا جو رضا کار ہے وہ میری شکل سے واقف ہو گیا, مجھے دیکھتا رہا کتنی دیر تک. اس نے کہا شیخ صاحب میں آپ کو جان گیا ہوں, میں پہچان گیا ہوں, یہ میرا نمبر ہے, میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ کیا ہو. یعنی لرزہ خیز انکشافات ہیں میرے پاس کہ وہ جو چھتر مارنے والا ہے وہ کہہ رہا ہے جی کہ اس کو اتنے پیسے لے لیے ہیں. نہیں, مریم نواز صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں جی کہ پنجاب میں کسی پر ظلم نہیں ہوگا. جی جو چور ہوں گے, ڈکیت ہوں گے, وہ آئی جی صاحب جو ہیں اپنے, یہ جو ڈاکٹر صاحب اپنے عثمان انور صاحب, یہ روزانہ کے ٹی وی پہ کہتے ہیں کہ کسی کے پاس کوئی ظلم ہو وہ میرے پاس ہے. سر آپ ان کے پاس جائیں مریم نواز. سر وہاں سے روزانہ ہی مجھے فون آتا ہے, کوئی دن ایسا نہیں ہوا. 9930 کچھ اس طرح کا نمبر ہے, وہ بھی آپ کو ان کی میں نے کال تک میرے پاس ریکارڈڈ ہے کہ وہ روزانہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ کی چوری مل گئی. میں نے کہا وہ پولیس والے کھا گئے ہیں, پولیس والوں سے مجھے لے کے دیں, بس اتنی بات ہوتی ہے اور کوئی نہیں. یہ لکھ پڑھ کے کچھ نہیں. ہاں جی, لکھ پڑھ کے کچھ بھی نہیں آج تک جو ہے. نہیں, آپ ریسورس مریم نواز شریف صاحب کے پاس چلے جائیں. میں تو جانے کہ وہ دروازے بند کر دیے گئے ہم پہ. وہ والی بات نہیں رہی جب 5 کلب میں شکایت سیل ہوتا تھا, یہ چینج ہو گئی ہے بالکل. وہ بات ایسے ہی, یہ جھوٹے ڈرامے اور کھلی کچہریاں یہ سب فضول, یہ سب دیکھ دکھاوا ہے. کہ آپ بھی وزیر اعلیٰ پنجاب شکایت سیل لاہور کی چیئرمین رہی ہیں, یہ جو ساری گفتگو کر رہے ہیں, تو مجھے یہ بتائیں کہ اس دور میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ آپ کے کچھ دور میں ہوا تو آپ کے پاس ڈی سی بھی اپنے کیسز بھیج دیتے تھے کہ میں اس کا وٹنس ہوں, وہ کہہ رہے ہیں دروازے بند کر. تو یہ کیا ہے؟ یہ جو حکومت ہے احسان صاحب, یہ ایک تو چوری سے, فراڈ سے, دھکے سے آئی ہوئی ہے. ان کو کچھ ڈیلیور کرنا نہیں آتا, یہ صرف لوٹنے کا مرکز پاکستان کو بنایا ہوا ہے. لوگ پاکستان سے باہر کے ملکوں میں جاتے تھے کہ ہم نوکریاں کریں گے, کچھ پیسے اکٹھے کریں گے, پاکستان آئیں گے لے کے تو کچھ کاروبار کریں گے, کچھ اس طرح گھروں کو چلانے کے لیے اس طرح ہوتا تھا. اب یہ 2 پارٹیاں, پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے ہمیشہ پاکستان کو لوٹنا اور غریب عوام کو لوٹنے کا مرکز بنایا ہوا ہے. اور ہمارے دور میں جب وزیر اعلیٰ پنجاب شکایت سیل کے ہم دور میں بھی, پچھلا ٹرنور جو 2 سال پہلے تھا, ہم نے شکایت سیل بنایا ہوا تھا. اس میں غریب عوام, امیر عوام, کسی کے لیے دروازہ بند نہیں تھا. اور پارٹی کے لیے کوئی بھی پارٹی کا بندہ, ہمارے ضلع کچہری ڈی سی آفس کے اوپر ہمارا شکایت سیل کا آفس بنا ہوتا تھا. ڈی سی صاحب نیچے سے کوئی ان کے پاس لوگ آتے تھے تو وہ اوپر بھیجتے تھے کہ آپ جائیں, وہاں پہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے. اور ہر بندے کے لیے کھلا ہے دروازہ. یہ نہیں ہے کہ سفارش کے ساتھ کوئی آ رہا ہے. ہم نے ان کو پہلے کھانا کھلانا, ان کو روتے ہوئے کو دلاسا دینا, اور پھر ان کا کام سننا, اور پھر اپنے بندے کو بھیج کے جا کے
वहां पे काम करवाना, मकसद तो डिलीवर करना है ना आवाम को। अगर आप लूट मार से बाहर निकलेंगे तो आवाम की सुनेंगे ना। आवाम तो आज भी इस कदर परेशान हाल है कि उनका कोई परेशान हाल ही नहीं है। महंगाई देख ले, गुर्बत देख ले, बिजली के बिलों को देख ले। इरफान शेख साहब ने जो गुफ्तगू की है, मुझे बड़ा अफसोस हुआ है। अफसोस को छोड़ें, आप अपने दौर से कंपेयर करें और अब इसके दौर, वही तो बहुत ही डिफरेंट है ना। ये जालमाना हुक्मरान है, ये जिस हुकूमत की बात कर रहे हैं उन्होंने डिलीवर करना छोड़ दिया है। और ये जो टिकटॉक बीबी आई हुई है ना, नवाज शरीफ मर्द था, उसका दौरे हुकूमत का सिस्टम और होता था। और जब हुक्मरान औरत है तो औरत को इतनी अल्लाह ताला ने कुव्वत बर्दाश्त नहीं दी हुई जो मर्द को दी हुई है। इस औरत ने आके अपना सिर्फ टिकटॉक फॉलोवर इकट्ठा किया है, काम इसको कौड़ी का नहीं आता। और ये जो इन्होंने बैन लगाए हुए हैं, कोई बंदा अंदर नहीं जा सकता, जिस रास्ते से गुजर जाए रास्ते में गरीब लोग। हमारा पाकिस्तान कितना अमीर मुल्क है, सारी उम्र इन्होंने खरायत मांग के लोगों दूसरे मुल्कों से अपने मुल्क को चलाने का एक तरीकाकार बनाए रखा। आज आप झूठा ना पकड़े तो आप किसी दूसरे मुल्क में जाते नहीं है और जाके ये कहते हैं कि हमें आए हैं जी, हमारे पास पैसे नहीं है जी, हमें दे दें, हमने पाकिस्तान का निजाम चलाना है। तो आखिरकार वो कितनी देर उन लोगों के आगे आपकी जुबान खुलती है सवा इमरान खान के कि उसने जाके अपने मुल्क की आवाज उठाई जी। तो लिहाजा मैं ये कहना चाहती हूं कि इनको सियासत करनी नहीं आती, इनको सिर्फ अपने केसेस क्लियर करवाने थे, इन्होंने अपने जज लगवाने थे, अपने वकला को आगे मेन पे लाना था। अपना इन्होंने जो भी मैनेजमेंट की इन्होंने वो सिर्फ अपने लिए की है कि हम जो कानून पास करें वो हमारे ऊपर एलिगेशन ना हो, हम दूसरों को फांसी लगवा सकें। जिस तरह मैडम भी क्योंकि शिकायत सेल की चेयरमैन रही है और उन्होंने कुछ बातें बताई, आप भी इसका हिस्सा रहे हैं। इस वक्त भी ऐसे शिकायत सेल या वो जो आप मुआयना टीम वो है या खत्म हो गया? जी, उनका नाम तक नहीं, इन्होंने कोई ऑनलाइन सिस्टम बना दिया है। मेरी मिसेस 1787 वो नंबर मिलता ही नहीं था आईजी ऑफिस वाला। तो ये एक भेड़ चाल सी बन गई है और जिसको रोकना पड़ेगा। अब हम बाहर आएंगे तो फिर ये रुक सकती है। वैसे ये मुल्क को इन्होंने यरगमाल बना दिया है, ना कोई मैनेजमेंट है। अब मुझे बताएं मेरे घर चोरी होगी, मैं कह रहा हूं कि भी ये चोरी मैंने बरामद कर ली है, सारी चीजें मैंने आपको कैटेगोरिकली अप्रूव्ड कर दी है। मुझे नहीं समझ आपने कैसे बरामद कर ली? जनाब मेरे पास रजाकार के बयान मौजूद हैं, वो कहता है जी आज इतने पैसे, जो कैश जो सोना आपका गया है, हाँ जी, वो देखा आपने दोबारा किसने मुझे दिखाना था? वो ले गया, वो ले गया, तफ्तीशी ले गया ना। अच्छा। जब रजाकार ले गया, कह रहा है कि वो सब कुछ ले गया और मैं जो छितर मार रहा हूँ ये झूठे मार रहा हूँ। और इसके अलावा वो कह रहे जी कितने पैसे आज आए हैं। मैंने कहा भी तफ्तीशी बताओ मुझे, ये तुम्हारे रजाकार। मैंने क्वेश्चन किया था आपसे, ये जो कल बिल पास किया गया 26 तरमीम का, क्या इसके मुल्क को अच्छे असरात मुरतब होंगे या कि इनकी जो हुक्मरानों की ख्वाहिशात है वो पूरी होंगी? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में ये बिल जो है नजरिया जरूरत के तहत है और इस बिल का लिबास जो है वो हुक्मरानों की जरूरतों के मुताबिक तराशा गया है। कदम कदम पे उन्होंने जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको अगर देखें तो उनमें उन्होंने इस बात को मद्देनजर रखा है कि अदलिया को किस तरह से अपने लिए इस्तेमाल करना है या अदलिया के फैसलों को किस तरह से गैर मौसर करना है जी। और एक तरह से यूं समझ लें जैसे हाफिज नईमुर रहमान साहब ने कहा कि अदलिया के दांत जो है वो निकाले हैं। इन्होंने कोशिश की है कि अदलिया जो है वो एक बेजरर सी फिदवियाना अंदाज की वो अदलिया रहे। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है और ये नुकसान का एक पहलू ये है कि आज जो ये सब कुछ कर रहे हैं, कल यही सारा कुछ, यही जो कुछ इन्होंने तरामीम की है, ये इनके अपने खिलाफ जब इस्तेमाल होगी उस वक्त ये कहेंगे कि ये तो बड़ा जुल्म हो रहा है। तो इस वक्त इन्होंने जो कुछ ये किया है इसके नुक्ता नजर में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जिनको हम समझते हैं कि ये मुल्क के लिए, कौम के लिए, मुस्तकबिल के लिए, अदल के लिए, इंसाफ के लिए, आइन की बालादस्ती और आइन की सुपरमेसी के लिए
इंतहाई नुकसानदेह है। कल वहाँ पे जो वजीर दफा है ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने तकरीर करते हुए बड़े पुरजोश अंदाज में कहा कि ये हमने वोट को इज्जत दी है, इसको कहते हैं ये वोट की इज्जत है। तो मुझे ये बताएं, क्या जिस तरीके से ये तरमीम पास की गई है और सेनेटर्स को, एमएनएस को पकड़ के धकड़ के, उनकी बेगमात को, उनके बच्चों को चीखे निकाल के उनको आप स्काई छाता परदारों की तरह लेके हैं और बिल पास कराया है, तो इस पर भी ज़रा तबसरा फरमा दें आप। नहीं, ये तो देखे ना, कोई ये हथकंडा कोई माजी में करे, यानी ये कहते हैं जी आप भी ऐसे करते थे, आप भी करें या आप ये करें या वो करें, ये गलत है। आप यानी जो कुछ गिनती पूरी करने के लिए एक दबाव डाल रहे हैं, वो दबाव जो है वो किसी भी अंदाज का हो, वो तशद्दुद का हो या वो किसी को नवाजने का हो, दोनों तरह से वो गैर आईनी, गैर अखलाकी, गैर इस्लामी है। आप किसी की मर्जी खरीद रहे हैं या उसको दबा रहे हैं या उस पर दबाव डाल रहे हैं, तो इससे जो कुछ भी ये बनेगा, ये किसी तरह से भी ये नहीं होगा कि आप कर रहे हैं कि आपने पार्लियामेंट को इज्जत दी है। आपने पार्लियामेंट को इज्जत नहीं दी, ना पार्लियामेंटेरियन को इज्जत दी है। अच्छा, वोट की इज्जत जो है, नासा वोट की इज्जत बनती है वोटर को इज्जत देने से। आपने वोटर की कितनी इज्जत की है? आपने उस पर महंगाई मुसल्लत की, IMF मुसल्लत किया, IPP मुसल्लत किए, महंगी बिजली दी, महंगा पेट्रोल दिया, आपने उसको जैसे बोलता है कि जिंदा दरगोर कर दिया। आज वोटर का क्या हाल है? वो शहरों में हो, देहातों में हो, वो सड़कों चौराहों पे हो, वो कच्ची बस्तियों में हो, वो लाहौर में हो या किसी दूर दराज इलाके में हो, हर जगह परेशान है। तो आप वोटर को इज्जत नहीं देते, बल्कि आप उनको इज्जत दे रहे हैं कि जिन्होंने आपको इख्तियार दिया है। तो आप वोटर को समझते ही नहीं है कि वोटर के जरिए हमें इख्तियार मिला है। आप तो समझते हैं कि इख्तियार हमें जिन्होंने दिया है वही हमारे सब कुछ है, वो जो कहेंगे हम करेंगे। तो मुझे आप लगता है कि इन तरमीम में कोई चीज ऐसी भी है जो कि 25 करोड़ आवाम को उनका फायदा होगा? जी बिल्कुल है, वो हम समझते हैं और हमने ये बात जो है वो की थी। ये सूदी निजाम का खात्मा जो है, इस पे हमने पूरी एक मेहनत की हुई है जमात इस्लामी ने। मैं खुद पटिशनर था वफाकी शरई अदालत में, और वफाकी शरई अदालत ने इस पे एक मुकर्रर कर दिया था 31 दिसंबर 2027 कि सारी मईशत को आप इस्लाम के मुताबिक करेंगे और सारी मईशत जो है वो उसमें सूद का मुकम्मल खात्मा होगा। अब इन्होंने उसमें 2028 कर दिया है, यानी बजाय 2027 के, लेकिन चूंकि एक आईनी तहफ़्फ़ुज़ उसके पीछे आ गया है, इसलिए हम ये समझते हैं कि अब अगर ये करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इस बात का बड़ा इम्कान है कि ये सूद का खात्मा और इसी तरह से शरीयत के दीगर मामला जो हैं ये उसमें नाफिजुल अमल है। ये मौलाना फजलुर रहमान ने जो किरदार अदा किया है और उन्होंने जिस तरीके से मरकज़े निगार है, मैंने कल के अखबारात में मेरे कॉलम भी छपे, उनका यही था कि आईनी तरमीम के सारे रास्ते मौलाना फजलुर रहमान की तरफ। तो क्या ये आप समझते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान का मौसर किरदार था और जिस तरीके से उन्होंने PTI को और हुकूमत को अंगेज रखा, ये उनका दुरुस्त तरीका था? लेकिन मौलाना के पास एक ऐसी गिनती की ताकत आ गई थी कि जिसको उन्होंने इस्तेमाल किया है। बज़ाहिर तो उन्होंने जो कुछ कहा, हमें समझना चाहिए कि वो ये चाहते थे कि PTI का मौक़िफ़ भी आ जाए और PTI भी आए और शामिल हो और ये मुत्तफ़िका हो। तो इस लिहाज से हम समझते हैं कि जी एक उनकी कोशिश थी जो कामयाब नहीं रही, लेकिन इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है सिवाय इसके कि उन्होंने चंद इस्लामी शिकें भी इसमें दाखिल करवाई हैं। तो बाकी मैं इस लिहाज से अभी कोई तबसरा नहीं करता कि जब तक इस चीज की कोई ज्यादा तफसीलात जो है वो सामने नहीं आती। जाहिरी तौर पे तो जो कुछ इसमें था कि रातों रात जो इसके मनवाने का था उसमें उन्होंने
एक रुकावट वो बने हैं। इसमें जल्दी क्या थी, इतनी जल्दी? कोई बहस नहीं, कोई मुबासा नहीं। हमने देखा ये 18वीं तरमीम थी, 19वीं तरमीम थी, उसमें महीने लग जाते थे, लेकिन ये रातों रात उन्होंने पास करवाई। अच्छा, रातों रात वाली तो सबकी तारीख यही है, चाहे वो पीटीआई हो, उन्होंने भी इसी तरह से किया है। अच्छा। और चाहे, और ये कोई अच्छी रवायात नहीं है। मैं खुद एक पार्लियामेंटेरियन रहा हूँ, MNA MPA, तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऐसा होता है कि जैसे आप अपनी अंधी ताकत जो आपके पास आ जाती है, उससे आप रूल्स ऑफ बिजनेस को, तरीकेकार को, इन सारी चीजों को बुलडोज कर देते हैं। तो ये कोई ठीक रवायत नहीं है कि जी आपने जो है वो रातों रात के वक्त भी असेंबलियां लग रही हैं, या रात के वक्त अदालतें खुल रही हैं। ये कोई अच्छी रवायात नहीं है। नहीं प्रेसिडेंट साहब, जिस तरह आप देखो ना कि रात गए तक, रात ये कौमी असम्बली का इजलास होता रहा, और इससे गुज़श्ता रात भी 3:30 बजे ये 2 तारीखों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और सारा मुतवा नज़र यही था कि हम जो कुछ कर रहे हैं ये आवाम की भलाई के लिए कर रहे हैं। जबकि मैंने देखा है कि अगर आवाम की महंगाई का मसला हो, बिजली के बिलों का मसला हो, आप 17 दिन बैठे रहे इस्लामाबाद बिजली के बिलों के लिए, तो उस वक्त ये तड़पे नहीं है, लेकिन ये तड़पन मुझे समझ नहीं आई। ये ठीक है कि यानी इन्होंने जो अवाम की भलाई, तो एक ऐसी लफ्ज है, ये इनकी अपनी भलाई है या जिनसे इनको भलाई मिलती है उनकी भलाई है। तो इन्होंने कोई इसमें अवाम को तो इस बात से है कि हमारे लिए बिजली कब सस्ती हो, हमारे लिए रोजगार कैसे फराहम हो, हमारी जिंदगी आसान कैसे हो, हमारी गुर्बतें कैसी दूर हो, हमारे ऊपर एक जालिमाना निजाम मुसल्लत है, इससे हमारी निजात कैसे हो। तो अवाम तो इस में देखते हैं, लेकिन इस तनाज़ुर के अंदर इस तरमीम का तो कोई अवाम को फायदा नहीं है, ये तो हुक्मरानों के अपने फायदे के लिए है। प्रेसा, मैं आप ज़ेबा नाज साहब को इसमें शामिल करता हूँ, और आखिरी मिनट है, आप ये बताएं ये जो तरमीम रातों रात की गई है जी, इसको आपको क्या नुकसान, आप इतना क्यों तड़प रहे हैं? एहसान साहब देखे कि वो तलावत भी नहीं ठीक तरीके से सुनने देना चाह रहे थे। वो कह रहे थे तरमीम का आगाज करें, अल्लाह का नाम लिया जाएगा, छोड़ दें, और बार बार पर्ची दिए जा रहे थे कि फटाफट करें। ये तो इनका आलम था तरमीम पास करवाने का। और दूसरी, ये तरमीम सिर्फ अपने हक के लिए कर रहे थे, इसमें पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं है, पाकिस्तान आवाम को कोई फायदा नहीं है। इनमें इनके जो झूठ मकारी से केसेस और मनी लॉन्ड्रिंग और जितने इनके ऊपर एलिगेशन है, तो सिर्फ उनसे निजात करने के लिए ये तरमीमें पेश की गई, और जो हमारे हक में अच्छा हो वो तरमीम पेश की गई। और ये खुद देखिएगा एहसान साहब, ये वक्त ज्यादा दूर नहीं है, ये अपने किए हुए फजल रहमान ने तो आपको शामिल करने की कोशिश की ना जी की, लेकिन हम इनके साथ शामिल होना ही नहीं चाहते, ना होंगे। अच्छा। बिल्कुल, क्योंकि ये तरमीमें अपने हक के लिए कर रहे थे, और हम इनके साथ इनकी तरमीम के बीच में बिल्कुल कोई अमल दखल नहीं है हमारा। मोहतरमा ज़ेबा नाज साहब ये कह रही हैं कि जितनी भी तरमीम इन्होंने की है ये इन्होंने अपने मफाद के लिए की है, इसमें कौम का कोई फायदा नहीं। लेकिन डॉक्टर फरीद पराचा साहब ने ये सूदी निज़ाम की बात की है, उन्होंने कहा इसको तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा कि अब ये 2028 में ये हल हो जाएगा। और इसी तरह मेरी गुफ्तगू आपने सुनी, मेरे सवालात और मेरे पैनल के जवाब, उसका फैसला करना आपने।